एक फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टीम पे। तो आज अपने जो क्लास लेंगे वो बायोलॉजी क्लास है अपनी, और अपने पीछे है वो प्रोकैरियोटिक के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। और आज अपने पढ़ेंगे वो यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है, कौन सी इसका आवरण किसका बना होता है, कोशिका द्रव्य में इसके क्या होते हैं, इसमें केंद्रक में क्या होता है, तो पूरा इसका पढ़ेंगे। और इसके बाद अपने सेल डिवीज़न पढ़ेंगे। तो इस टाइम आपका पूरा यहाँ पे सेल बायोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और इसकी डीपी एक्सरसाइज सब वगैरह यहाँ पे कराऊंगा। तो लास्ट क्लास को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। और इसका पहला पार्ट है वो अपने यूट्यूब चैनल पर है, जाके देख लेना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अब बात कर लेते हैं अपने यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिका है वो दो चीज़ से इसका आवरण है, और कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो इसका आवरण दो चीज़ों से बना होता है, कोशिका सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। और इसका जो कोशिका द्रव्य है यानी जो आवरणों के अंदर लिक्विड भरा होता है वो दो चीज़ से बना होता है, एक तरल भाग और ठोस भाग। जो तरल भाग होता है उसे साइटोप्लाज्म का साइटोसोल होता है, और जो ठोस भाग होता है वो ट्रोपोप्लाज्म होता है, यानी उसमें अंदर कोशिकांग होते हैं। यानी जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर साइटोसोल होता है यानी लिक्विड होता है, और जो ठोस भाग होता है उसे ट्रोपोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, उसमें कोशिकांग आते हैं ठोस भाग में। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं अपने आगे। अब बात कर लेते हैं जो इसकी सेल वॉल है वो किससे बनी होती है। तो पूरा अपने एक एक पॉइंट को लेकर उसका पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसको पूरा समझेंगे, और इसमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो जो सेल वॉल है वो किसके बनी होती है, सेल वॉल जिसे हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, वो क्या होती है, पारगम्य होती है, यानी कोई भी चीज़ को पार कर सकती है, और मृत होती है सेल वॉल। आपने कभी प्लांट के बाहर की तरफ जो भूरे भूरे रंग की स्ट्रक्चर देखी होगी, जो उखड़ कर आई होप सभी ने खेजड़ी देखी होगी, उसके बाहर जब उखड़ कर आ जाती है चमड़ी जैसी, यानी उसका जो प्लांट का आपने देखा होगा बाहर उखड़ के आ जाती है, वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। वो पारगम्य होती है, यानी कोई भी चीज़ उसके अंदर से चली जाती है या पार हो जाती है, और वो क्या होती है, मृत होती है। इसकी जो सेल वॉल है इसकी जो खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं जो प्लांट सेल के अंदर अलग होती है शिवाल के अंदर सेल वॉल अलग होती है, और जो फंगस होते हैं यानी कवक के अंदर सेल वॉल अलग होती है, और प्लांट जो एनिमल होते हैं उनमें अलग सेल वॉल अलग होती है। अब बात कर लेते हैं अपने जो प्लांट्स में सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। जो प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है वो प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज यानी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अब वहीं बात कर लेते हैं शिवाल में। तो शिवाल में बनी होती है सेलुलोज, मेनन, ग्लेक्टेन और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है शिवाल्स में सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है शिवाल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पादप किससे बने होते, डाइट ये आएगा, शिवाल में आएगा, ये तीन आएंगे इसमें, और कवक में काइटिन तो इंपॉर्टेंट है ही बहुत है। और जंतुओं में नहीं है, तो इसलिए जंतुओं में क्या सेल वॉल होती नहीं है जंतुओं में, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जितने भी मैं आपको ये पूरा नोट्स पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, इसमें सब इंपॉर्टेंट चीज़ लेके मैं आपके लिए आया हूँ। तो जो प्लांट में होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और शिवाल में होते हैं सेलुलोज, मेनन, ग्लेक्टेन और कैल्शियम कार्बोनेट, और कवक सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, कवक काइटिन। और जंतुओं में क्या होती है, जंतुओं में एब्सेंट होती है, जंतुओं में सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। अब बता जो पादपों में सेल वॉल होती है वो कौन बनाता है। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण गोल्जी बॉडी, गोल्जी का जिसे हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी बॉडी, वो इसका फॉर्मेशन यानी निर्माण करती है पादप सेल वॉल का। अब बात कर लेते हैं पादप सेल वॉल के बारे में, आगे थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। तो पादप सेल वॉल है जिसका निर्माण करते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किसे कहते हैं, लाइसोसोम को डिक्टियोसोम जिसे गोल्जी बॉडी, पादप गोल्जी बॉडी कहते हैं। डिक्टियोसोम क्या होता है, पादप गोल्जी बॉडी, जिसका जो क्या करता है, पादप प्लांट सेल वॉल बनाता है। अब आगे चलते हैं अपने। अब बात करते हैं कि जो इसका संगठन क्या होता है। जो प्लांट सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर होता है सेलुलोज क्या करता है, पूरा फ्रेम बनाता है, जो ये आपको दिख रहा है पूरा ऐसे, वो क्या फ्रेम सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद जो हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूलिन, ये सब क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो क्या होते हैं, जो अंदर आपके जो बिंदुओं की तरह दिखाई दे रहा है ऐसा,
वो क्या है, मैट्रिक्स है वो। बाकी ये सब क्या मैट्रिक्स की तरह होते हैं। और ये फ्रेम कौन बनाता है, सेलुलोज बनाता है। तो यहाँ पे एक जो चीज़ होती है देखो जी, सबसे पहले क्या होती है, जो बाहर की तरफ बनती है वो क्या होती है, प्राथमिक सेल वॉल होती है। सेल वॉल 3 टाइप की होती है, प्राथमिक, और जो बीच वाली है वो सेकेंडरी होती है यानी द्वितीय, और जो अंदर वाली होती है वो थर्ड होती है यानी तीसरी होती है सेल वॉल वो होती है। अब दो सेल वॉल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो करती है मध्य पटलिका, मिडल लेमिला, मध्य पट्टिका। ये आपको दो सेल वॉल है, एक इधर सेल दूसरी सेल है और एक इधर सेल है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, मध्य पटलिका मिडल लेमिला ये करती है। अब मिडल लेमिला वो किससे बनी होती है, तो जो दो सेलों को जोड़ देती है। तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है, जिसे प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। जो सेल वॉल होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब 3 प्रकार की होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट होती है, दो सेलों को आपस में जोड़ने का काम जुड़ती है। तो कौन कौन सी जुड़ती है सेल वॉल, तो प्राथमिक जुड़ती है, प्राथमिक सेल वॉल है वो आपस में जुड़ती है। उनको जोड़ने का काम कौन करता है, मध्य पटलिका, परत या मध्य पटलिका या फिर मिडिल लेमिला, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की, ये प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। अब प्लांट सीमेंट तो इसको कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का हो गया। अब वहीं बात करें तो एनिमल सीमेंट किसे कहते हैं, तो जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड, उसे क्या कहते हैं, एनिमल सीमेंट कहते हैं। अब प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक जो 3 प्रकार की सेल वॉल होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनकी बात कर लेते हैं। जो प्राथमिक सेल वॉल होती है तो वो बार वाली वो सब में पाई जाती है, ऑल सेल इन, यानी सभी सेल्स होती है, सभी प्लांट, जितने भी प्लांट्स और शैवाल और कवक, जितनी भी इनकी सेल्स होती है सभी में ये पाई जाती है, और जितनी भी सेल्स होती है। और द्वितीयक सेल वॉल होती है वो मेरिस्टेम को छोड़कर सभी भागों में पाई जाती है। यानी जो द्वितीयक सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल, वो क्या होती है, मेरिस्टेम यानी जो विभजोतक उत्तक होता है उसको छोड़कर सभी सेल्स में पाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं तृतीय के थर्ड, यह केवल जाइलम की वाहिनिका जो ट्रेकिडा होती है उसमें ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो थर्ड सेल वॉल होती है वो जो बिल्कुल अंदर वाली सेल वॉल ये होती है केवल जाइलम की जो वाहिका जिसे ट्रेकिडा कहते हैं उसमें ही पाई जाती है। सेकेंडरी है वो मेरिस्टेम को छोड़कर प्लांट के सभी भाग में पाई जाती है, और प्राथमिक है वो सभी में होती है। तो इससे अब अपने आगे चलते हैं। अब बात करें जो अपने जो लास्ट बात की है उसकी क्वेश्चन है कुछ। तो अब पहला क्वेश्चन है कि कौन सी सेल है जो एक प्रति सेल वॉल होती है, यानी कौन सेल में एक प्रति सेल वॉल पाई जाती है, तो जो सभी यानी एक प्रति, यानी एक परत कौन सी होगी, जब बाहर वाली होगी तो क्या होगा, एक परत होगा। जैसे ये 3 परत वाली है तो 3 परत वाली, तो ये तो क्या होगी, सिंगल परत होगी। और ये जब ऐड होगी तो जब ये इसको साथ में लेंगे 2 परत और ये इसको साथ में लेंगे 3 परत, तो बाहर वाली है उसको कौन सी सेल में पाई जाती है, तो सभी सेल में पाई जाती है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि कौन सी सेल में 3 प्रति सेल वॉल होती है, तो अपने को बताया जो थर्ड की बात कर रहा है, थर्ड में कौन सी होती है, जाइलम की केवल वाहिका ट्रेकिडा में पाई जाती है। ये अपने 2 क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं हर रोज़ जो पूरा हो जाएगा तो आपको पूरा मैं करवाऊँगा। अब बात करें आगे थोड़ा, तो अब बात करें कि 2 पादपों के सेल में संबंध किस प्रकार होता है। 2 पादप सेल यानी एक प्लांट के अंदर 2 सेल है प्लांट के अंदर, तो उन दोनों सेलों में किस प्रकार आपस में रिलेशन है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो प्लांट सेल है उसके बारे में। तो अब बात करें जैसे एक सेल ये हो गई और दूसरी सेल अपने पास ये हो गई, तो एक का जो सेंटर यहाँ पे है, दूसरे सेंटर यहाँ पे है, तो इन दोनों में आपस में किस प्रकार संबंध है ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों का रिलेशन उसमें जीव द्रव्य तंतु होता है, जीव द्रव्य तंतु होते हैं जो तिरछा काटते हैं, यानी जो तिरछा काटते हैं इस प्रकार। तो इसमें क्या होते हैं जो, जैसे आपको मैं यहाँ पे दोबारा अच्छे से बताता हूँ इसको डायग्राम। जैसे ये आपको ऐसे तिरछा दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, जीव द्रव्य तंतु होते हैं, साइटोप्लाज्म रेशे होते हैं जो तिरछा काटते हैं। इस प्रकार आप सेल को तिरछा काटते हैं और इसके कारण क्या बनते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं। यानी 2 इस प्रकार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जो इस
आपको इस प्रकार यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 दिखाई दे रहे हैं, ये अपने जैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कोई भी चीज़ परिवहन होती है इस प्रकार होती है। इसमें क्या होती है, प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के 2 सेलों में संबंध होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है 2 प्लांट सेल में संबंध या किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा कारण होते हैं। और जो या फिर बनाता कौन है, तो जीव द्रव्य तंतु साइटोप्लाज्म रेशो बनाते हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे किस इनका संबंध कैसा होता है। तो अब चलते हैं अपने सेल वॉल के जो काम क्या है। तो सेल वॉल का काम क्या होता है, मेनली काम होता है कि ये जो सेल होती है उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। सेल की स्ट्रक्चर है उसको ये बनाए रखता है। इसके अलावा जो सेल को बाहरी चोट है, यानी जब सेल होती है उसके चारों तरफ हार्ड एक होना चाहिए कवर, तो वो क्या होता है, सेल वॉल होती है जो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको फिक्स रखती है। और अगर बाई चांस बाहर से कोई चोट लग जाती है तो उससे बचाती है। और सेल में जो कोई सेल की अनावश्यक चीज़ें होती है जो उसके चारों तरफ घूमती रहती है उसको अंदर आने से रोकती है। और 2 सेलों के मध्य अंतर क्रिया बनाए रखता है। यानी सेल वॉल ये एक ऐसी चीज़ है जो दो सेलों के मध्य आपस में संबंध बनाए रखती है। तो ये सब सेल वॉल के इम्पोर्टेंट काम थे। अब अपने आगे जो बात करने वाले हैं वो कोशिका झिल्ली, यूकेरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली किस प्रकार होती है तो बात कर लेते हैं। वो अपने वाला आगे कोशिका झिल्ली आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसके अंदर से जेट में फिक्स होता है कोशिका यूकेरियोटिक सेल की कोशिका झिल्ली से। तो चलते हैं यहाँ पे और अच्छी तरह से क्लास जो लास्ट तक पूरी देखना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली में क्या होती है, जीवित होती है। कोशिका भित्ति थी वो मृत थी, वो अब ये क्या है, जीवित है, वो मृत थी। वो क्या थी, पारगम्य थी। ये भी क्या है, पारगम्य थी। पर वो पारगम्य और मृत थी। ये क्या है, पारगम्य है पर जीवित है। पर ये पार तो करा देती है पर हर किसी को पार नहीं जानती। सिर्फ ये क्या है, चयनात्मक है, यानी सबका चयन करके ही जो चयन होता है इसके जो अंदर जाने योग्य है वही इसमें जा सकता है। तो इस प्रकार ये क्या है, जीवित है, चयनात्मक और पारगम्य, ये तीनों इसमें है। अब बात कर लेते हैं आगे कोशिका झिल्ली की खोज या शब्द किसने दिया। तो कोशिका झिल्ली है उसकी खोज या शब्द दिया था कार्ल नागेली ने। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, ये कार्ल नागेली, खोज या शब्द दिया था कार्ल नागेली ने। और जो प्लाज्मा लेमा है शब्द है, वो प्लाज्मा लेमा शब्द है वो किसने दिया था, वो दिया था प्लोव ने। प्लोव अच्छे से आप इस साथ में नोट्स बना सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे प्लोव ने दिया था। अब इकाई कला है, ये शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्टसन ने दिया था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। खोज या शब्द दिया था कार्ल नागेली ने, और प्लाज्मा लेमा शब्द है वो दिया था प्लोव ने, और इकाई कला शब्द है वो दिया था रॉबर्टसन। और ये सभी नाम हैं, ये सभी किसी के कोशिका झिल्ली के नाम हैं। अब बात कर लेते हैं जो कोशिका झिल्ली है इसकी मोटाई कितनी है। तो इसकी मोटाई है 75 से 110 एंथ्रॉन इसकी मोटाई है। इसमें आप ये एवरेज दी गई है। और एक एंथ्रॉन के अंदर होता है 10 की पावर -10 मीटर माइक्रोन। एक एंथ्रॉन बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10 माइक्रोन होता है। और मोटाई कितनी होती है इसकी, 75 से 110 एंथ्रॉन होती है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब इसके क्या हो गया, इसकी जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर क्या कई मॉडल दिए गए हैं। तो उन मॉडलों में से क्वेश्चन आता है फिक्स जेईटी में एग्जाम में। तो अब उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके मॉडल्स अपने पढ़ लेते हैं। पहला मॉडल है इसका सैंडविच मॉडल या फिर त्रिस्तरीय मॉडल, जिसकी जो मॉडल दिया था उसके जनक थे डेविसन और डनेली ने। इसके डायरेक्ट वैज्ञानिकों के नाम भी आते हैं और इसे PLP भी कहते हैं। इसे PLLP प्रोटीन लिपिड प्रोटीन भी ऐसे इसका नाम है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे कि इसमें जो बीच ऊपर वाली परत होती है वो होती है इसकी प्रोटीन की, और नीचे वाली परत होती है वो प्रोटीन की होती है। ऊपर नीचे प्रोटीन और बीच में क्या होता है, लिपिड। तो सैंडविच ही आप देखा होगा, जब ऊपर वाला अलग होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल सेम होता है, बीच में इसमें क्रीम भरी होती है। तो उसी तरह इसलिए इसका नाम दिया गया है सैंडविच मॉडल। तो अब बात करें इसमें जो बीच में लिपिड होता है, बीच में ये लिपिड भरे हुए इसमें बीच में,
तो जो दोनों प्रोटीन परत होती है उनकी मोटाई होती है 20-20 एंथ्रॉन, यानी 40 तो वो हो गए और बच्चे बाकी 35 एंथ्रॉन के क्या होते हैं, लिपिड होता है। तो इसका नाम क्या, इसकी मोटाई, एवरेज मोटाई होगी इसकी 75। तो अब बात कर लेते हैं इसमें जो फास्फोलिपिड होते हैं, क्या होते हैं, फास्फोलिपिड। तो इसको फास्फोलिपिड का जब एक अपने देखते हैं, इसका एक अणु निकाल के देखते हैं तो इसका दिखाई दे रहा है अपने एक तो शीर्ष और इसकी पूंछ दिखाई देती है। जो शीर्ष होता है इसका, अब बात कर लेते हैं फास्फोलिपिड का शीर्ष भाग होता है वो जल स्नेही होता है और जो पूंछ होती है वो क्या होता है, जल विरोधी होती है। तभी तो इसकी स्ट्रक्चर फिक्स रहती है। यानी अब देखो, जब ये पूरा इसे खुल जाएगा, पूरा एक दूसरे के ऑपोजिट साइड रहेगा, तो क्या होगा, पूरा ये जो कोशिका झिल्ली रहेगी वो पूरी फिक्स रहेगी। इस प्रकार इसकी संरचना पूरी, ये पूंछ है तो ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो ये क्या होगा, पूरे संरचना फिक्स रहेगी। इस कारण ये इस तरह बना हुआ है। पर ये मॉडल इतना मान्य नहीं हुआ। जो मेन मॉडल है वो मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊँगा। चलते हैं उस मॉडल की तरफ अपने। जो सेकेंड मॉडल है अपना, वो है तरल मोज़ेक मॉडल या फिर तरबूज या गुलाब जामुन मॉडल। ये सब अपन इसी के एक के नाम है, तरल मोज़ेक या फिर तरबूज या फिर गुलाब जामुन मॉडल। ये सर्वमान्य मॉडल है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल यही है जो जिसको दिया था सिंगर और निकोलसन ने इसे दिया था। तब इसमें क्या होती है वो अपने बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या इसमें संगठन, इसका ऑर्गेनाइजेशन है। तब इसमें है कोशिका झिल्ली का संगठन है इसमें, कि इसके अंदर प्रोटीन होती है 52 से 58% और फास्फोलिपिड होता है वो 40%, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है 1 से 2%। अब बात कर रहे थे अपने, जो इसमें अपने कंटेंट देख लिया क्या क्या होता है, प्रोटीन कितना होता है, फास्फोलिपिड कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, और ये मॉडल किसने दिया, सिंगर निकोलसन ने, इसका नाम क्या है। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी स्ट्रक्चर है जैसे ये बाहर आपने ये अंदर वाली देखो, ये से देख लंबे बड़े बड़े बाहरी, ये बाहरी प्रोटीन है, ये कितनी 30%, और आंतरिक प्रोटीन है वो कितनी है 20%, 20 से 22%, यानी नहीं सॉरी, ये इसमें इस प्रकार दे रखा है, जैसे बाहरी प्रोटीन 30% यहाँ पे दे रखी है और आंतरिक प्रोटीन जैसे 52 से 58% है ये प्रोटीन है। जो 52 से 58% है, इसका ये 100% है अपने में, ये इसका 52 है, इसका 100% करने के लिए 30% तो यहाँ पे हो गई और 70% आंतरिक हो गई। इस प्रकार ये पूरे 52% कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें अंदर जो ये 2 परत है, ये क्या है, पोरिन या फिर टनल प्रोटीन है। ये क्या है, पोरिन या फिर टनल प्रोटीन है। और इसके अंदर जो आपको ये दिखाई दे रही है ये परतें, ये क्या है, फास्फोलिपिड की समांतर परतें हैं। और ये जो ऊपर अपने ये प्लांट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, शाखाएं हैं, यानी ये इसके कार्बोहाइड्रेट के रूप दिए गए हैं। तो या आई होप इसमें समझ गए होंगे। आपको स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, स्ट्रक्चर में खाली आपको समझने के लिए दिखाई है यहाँ पे। और इसके संगठन से क्वेश्चन आ सकता है और ये वैज्ञानिक का नाम आ सकता है और सर्वमान्य मॉडल कौन से तरह का मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इसमें। इसका नाम इंपॉर्टेंट है। ये सर्वमान्य मॉडल कौन सा है, तो ये है, सिंगर निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया, इस तरह का मॉडल किसने दिया, इसका संगठन क्या है, फास्फोलिपिड की परत समांतर 2 परतें कहाँ पे होते हैं, टर्नल पोरिन या टर्नल प्रोटीन किसमें पाया जाता है, और इसमें प्रोटीन कितना होता है, फास्फोलिपिड कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। बस ये पूछेंगे आपको, स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा। अब चलते हैं आगे इसमें। अब बात लेते हैं इसमें कोशिका झिल्ली की प्रकृति होती है वो फास्फोलिपिड के कारण अर्ध जरल हो जाती है। इस प्रकृति के कारण कोशिका झिल्ली वृद्धि विभाजन एवं स्त्रावण जैसे कार्य कर सकती है। यानी जो इसमें फास्फोलिपिड होता है वो लिक्विड स्ट्रक्चर में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, इसके कोशिका झिल्ली वृद्धि कर सकती है, बिल्कुल टाइट होकर इसे फिक्सन नहीं होगी, इसमें फिक्स नहीं होगी तो क्या होगी, ये अपने आप में ग्रोथ कर सकती है, डिवीजन कर सकती है और हार्मोन सीक्रेशन वगैरह या फिर एंजाइम सीक्रेशन वो कर सकती है। तो बस में आगे चलते हैं। यानी ये इस प्रकार होगी लिक्विड कंडीशन में है। तो जैसे मैंने बताया ये ग्रोथ, डिवीजन से हार्मोन या एंजाइम सीक्रेशन जैसे कार्य कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल है वो कोशिका झिल्ली को स्थायी देने का कार्य करता है। यानी जो आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल है वो सेल वॉल को स्थायी करता है, परमानेंट फिक्सन करने देने का कार्य करता है। आप यहाँ पे इसको ऐसे डायरेक्ट याद रख लीजिए।
अब बात करें जो कोशिका झिल्ली पर बाहर की तरफ जो ग्लाइकोलिपिड है उसको ग्लाइकोप्रोटीन की 2 शाखाएं पाई जाती है जो कोशिका को पहचानने का कार्य करती है। यानी कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली पर बाहर की तरफ ग्लाइकोलिपिड में ग्लाइकोप्रोटीन, यानी मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ ऊपर स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे आपने देखी थी ये शाखाएं, ये किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड की बनी होती है जो कोशिका को पहचानने का कार्य करती है। तो ये शाखाएं अपने को पता होना चाहिए, शाखाएं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। हम आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने। कोशिका झिल्ली में 30 प्रकार के एंजाइम होते हैं, यानी कोशिका झिल्ली है उसमें 30 प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनमें से मुख्य एंजाइम एटीपेज एंजाइम को माना जाता है। मुख्य एंजाइम कौन सा इसमें? एटीपेज। और प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन है जो कि पूरी मोटाई में पाए जाते हैं, ये पदार्थों के परिवहन में सहायक है। अब अपनी बात करें तो इस वापस इसमें चलते हैं। यानी जो ये पोलिन या फिर टनल प्रोटीन है ये कोई भी चीज़ को अंदर और बाहर ले जाने के लिए सहायक है, यानी ये पारगम्य है। आपने बात की थी पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य होती है। तो ये पूरी क्या है, जितनी भी कोशिका झिल्ली उसकी मोटाई होगी पूरी में पाई जाती है। उसकी मोटाई अपने पड़ी थी 75 से 110 एंथ्रॉन पड़ी थी। अब बात कर लेते हैं आगे इसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें कोशिका झिल्ली के कार्य। अपने कोशिका झिल्ली के बारे में टोटल पढ़ लिया और इसके कार्य क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। तब इसमें कार्य इसके दो प्रकार के होते हैं। तो पहला इसका कार्य है कोशिका झिल्ली का मेन कार्य है पदार्थों का परिवहन करना। अब पदार्थों का परिवहन किस प्रकार करेंगे तो देखते हैं। एक होता है एंडोसाइटोसिन और एक होता है एक्सोसाइटोसिन और एक होता है एंडोसाइटोसिन। जो एक्सो होता है इसको इस तरह लिखते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। एंडो को लिखते हैं इस प्रकार। तो एक्सो का मतलब बाहर और एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। तो अब आई होप आप सभी समझ गए होंगे। एक्सो मतलब बाहर यानी सेल से बाहर का परिवहन और एंडोसाइटोसिन मतलब सेल के अंदर का परिवहन। अब सेल के अंदर का परिवहन है वो भी आप 2 प्रकार का है। एक तो है पिनोसाइटोसिस, दूसरा है फेगोसाइटोसिस। जो पिनो है, अब पीने का मतलब क्या होता है? पिनो का मतलब पानी पीते हैं। पिनो मतलब पानी या फिर पानी पीना, पिनोसाइटोसिस। तो पानी क्या होता है? तरल। तो इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं। और फेगो मतलब फोम, इसको ठोस इस प्रकार। यानी आप पिगोसाइटोसिस याद रखेंगे तरल, तो ये ऑटोमेटिक अब फेगोसाइटोसिस अपने आप ही ठोस है वो याद रहेगा, क्योंकि तरल और ठोस 2 प्रकार का होता है। पिनोसाइटोसिस तरल का परिवहन होता है और फेगोसाइटोसिस ठोस का परिवहन होता है। अब बात कर लेते हैं अपने साइटोप्लाज्म की, कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य क्या है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसमें पाया जाता है इसका सबसे पहले बात कर ले कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली और इसके कोशिका झिल्ली है इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इसमें जो कोशिका द्रव्य है उसका शब्द किसने दिया? तो स्ट्रासबर्ग और खोज ने इन्होंने की, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अब बात कर लीजिए अपने लिक्विड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे अपने पीछे पढ़ा था अपने जब कोशिका द्रव्य के बारे में। एक तो था लिक्विड और एक था अपने ठोस। तो जो ट्रोपोप्लाज्म है वो एक तो था साइटोप्लाज्म, एक है ट्रोपोप्लाज्म। अब बात करेंगे यहाँ पे अपने ट्रोपोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल था जो लिक्विड आ रहा था। अब बात करेंगे ट्रोपोप्लाज्म जो कोशिकांग है उसके बारे में। अब कोशिकांग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है 2 झिल्लियों युक्त कोशिकांग, एक होता है सिंगल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक होता है झिल्ली रहित। यानी इसमें 2 होती है, इसमें 1 होती है, इसमें 0 होती है। तो अब कौन कौन सी कोशिकांग में कितने कितने झिल्ली पाई जाती है वो देख लेते हैं। तो 2 झिल्ली होती है वो कौन से होते हैं? तो 2 झिल्ली वाले दो ही कोशिकांग हैं। 2 झिल्ली वाले 2 ही कोशिकांग कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, हरित लवक। दूसरा कौन सा है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक झिल्ली वाले युक्त कोशिकांग कौन कौन से? तो इसमें लयनकाय जिसे लाइसोसोम कहते हैं। दूसरा गोल्जी बॉडी पढ़ा था आपने। और दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतर्पदरजालिका कहते हैं। अगला है रिक्तिका। अगला है सूक्ष्म काय। अब सूक्ष्म काय है वो 3 प्रकार का होता है। एक है स्पीरियोसोम, दूसरा है ग्लाइकोऑक्सीसोम, तीसरा है परऑक्सीसोम। और इसमें आगे एक है आगे वाला इसमें सिलिका या फिर फ्लैजिला इसमें भी पाया जाता है। यानी एकल झिल्ली युक्त इतने कोशिकांग हैं। इसके बाद जो झिल्ली रहित कोशिकांग है जिसके अंदर इसके अंदर 2 थी, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 0 है।
तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है राइबोसोम, जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसमें कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग, दूसरा है तारक केंद्र। तो बात कर लेते हैं अपने अंतः झिल्लिका तंत्र क्या होता है। तो अंतः झिल्लिका तंत्र होता है यानी सभी कोशिकांग मिलकर कार्य करते हैं, इसे अंतः झिल्लिका तंत्र कहते हैं। यानी अब जैसे पूरा ये सेल हो गई, यहाँ पे केंद्रक हो गया, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जितने भी अपने नाम पड़ा है यहाँ पे सब एक साथ कार्य करते हैं, मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतः झिल्लिका तंत्र। अब इसमें अपवाद है 3, कौन से हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो 2 तो वो हो गए जो द्विझिल्युक्त कोशिकांग है, वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक, और एक है परोक्सिसोम, ये 3 हो गए। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे अब बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की। अब अपना टॉपिक क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेईटी एग्जाम के लिए, और अदर नीट एग्जाम हो गया, सभी में ये इंपॉर्टेंट है, नीट, सीयूटी और इसमें। अब बात करें जो सेल वॉल है, सेल वॉल की बात कर ली, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली, उसके बाद अपने जो आगे ट्रोपोप्लाज्म है उसकी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं जो ट्रोपोप्लाज्म है उसके अंदर जो द्विझिल्युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सबसे पहले देखा किसने? तो देखा किसने? कोलिकर ने। और इसे शब्द दिया, यानी एक तो जिसने देख लिया भाई हाँ ये एक चीज़ है, पर इसको कोई वर्ड नहीं दे पाया, तो उसको वर्ड दिया सी बेंडा ने। और इसको खोजा किसने? देख लिया भी ये चीज़ है, एक ऐसी कोई संरचना है नहीं, हाँ, पर इसको शब्द दिया सी बेंडा ने, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। पर माइटोकॉन्ड्रिया इसका कार्य क्या है, इसको पूरा डिस्क्राइब किसने किया? अल्टमान ने। इसको सबसे पहले बोला पावर हाउस शब्द, वो शब्द दिया इसने सी वियर ने। और प्लांट्स में किसने देखा? मीवीज ने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अपने वाले टॉपिक होने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक देखना पूरा। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसको सबसे पहले देखा किसने? कोलिकर ने। देखा किसने? कोलिकर ने। इसके बाद इसका शब्द दिया सी बेंडा ने। खोजा किसने? अल्टमान ने। पावर हाउस शब्द दिया सिकवियर ने। और प्लांट्स में किसने देखा? प्लांट्स में देखा सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने देखा? तो मीवीज ने देखा। बहुत इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक ये टॉपिक हो सकता है। जैसे अपने पीछे पड़ा था प्रोकैरियोटिक में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा अंग एक है जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन में काम आता है, वो मीजोसोम। आई होप सभी को याद होगा, मीजोसोम पढ़ा था, जो इस प्रकार अंतर्वलित होकर मीजोसोम का निर्माण करता था। अब वहीं अपने जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सूत्रकणिका कहाँ पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। वो आगे मैं बताऊंगा अब आपको। अब आगे चलते हैं। एक सेल की एक नॉर्मल सेल होती है, उसके अंदर 1000 से 1200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। एक सेल है, इसके अंदर कितने होते हैं? 1000 से 1200 क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसे संयुक्त रूप से, यानी इन सभी जो 1000 से 1200 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इन सभी को एक साथ क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। और सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया है वो पक्षियों की उड़न पेशियाँ, जब पंखों की उड़न पेशियाँ होती है उसमें पाई जाती है। सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो पक्षियों की उड़न पेशियों में, यानी उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए उड़ने के लिए पंखों को, तो वहाँ पे सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो चूज अमीबा होता है, यानी अमीबा की क्या है? स्पीसीज है। जो अमीबा की एक स्पीसीज है, तो उसमें 1 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया अमीबा में इसमें पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको सब नेम दिए गए हैं इसका। तो इसमें है सेल का शक्तिग्रह, कोशिका की बेंट्री, कोशिका की एटीपी फैक्ट्री, कोशिका का सबसे सक्रिय कोशिकांग, और प्लांट सेल है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक तो कोशिका की सबसे सक्रिय कोशिकांग, एक है कि पादप सेल है, उसका तो सेकंड नंबर पर आता है ये बड़ा। और जो एनिमल सेल है इसमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल है उसके अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग जो ऑर्गन है कोशिकांग है वो कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट के अंदर 2 नंबर पर कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट पे कौन आता है? हरितलवक आता है। प्लांट के अंदर सबसे बड़ा हरितलवक है, और एनिमल सेल में सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आई होप सभी ने ये नाम देख लिए होंगे। सेल का शक्तिग्रह, बेंट्री, एटीपी फैक्ट्री, सक्रिय कोशिकांग सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर। अब इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब मैं इसको
अपनी क्लास अभी क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अभी बाकी जितना बचे अपने आगे इसके स्ट्रक्चर वगैरह क्या क्या इसका काम होता है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तो अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना जो जेटी कोचिंग करना चाहते हैं पर कोचिंगों में नहीं जा पा रहे, तो आपको यहाँ पर इसको ऑनलाइन आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा एग्रीकल्चर और जो बायोलॉजी है उसकी पूरी क्लासेस वगैरह यहाँ पर आपको मिलेगी, और जो यूट्यूब पर आपको पूरा इसका फ्री कोर्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, बात कर ले सकते हैं यहाँ पर। और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, और हमारा जो इंस्टाग्राम है अकाउंट उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंट्रेंस एग्जाम है जेट का कोई सा भी हो, चाहे आप यहाँ पे जेईटी कर रहे हो, सीयूटी कर रहे हो, चाहे आप नीट कर रहे हो, तो उसके जो बायोलॉजी है उसके यहाँ पे पूरा प्रोवाइड होगा। और जो जेईटी और सीयूटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसके लिए पूरा एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और जो आपका जो भी आगे आपका कंटेंट बचा है वो पूरा यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जो आज ही जुड़ जाइए इसी एग्रीकल्चर ग्रुप से और ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल भी जो टेलीग्राम का है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।